Hello students, welcome again to Sri Bhavanjot English Academy. Today we are e-education about class 7, subject social science, chapter number 1 का part 2 आज हम पढ़ेंगे. part 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. चैप्टर का नाम है टू बिग स्टेट्स, यानी दो बड़े राज्यों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. उनके राजाओं ने क्या क्या कार्य किए थे कंट्रीज़ के वेलफेयर के लिए, वो हम सब पढ़ने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा कल का पार्ट 1 का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. दो स्टेट्स जिसका नाम है कन्नौज एंड वातावी, ये दो बड़े राज्य के बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है, जिसमें हमने कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. अब क्या पढ़ा था ये थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन. प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी, यानी प्रभाकर वर्धन हैड 2 sons एंड 1 daughter. दो पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम था, बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन और उससे छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन. दोनों की एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री. अब पिता प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद बड़ा बेटा राज्यवर्धन जो था वो थानेश्वर की गद्दी पे बैठा था, बट ही वॉज किल्ड बाई गॉड किंग शशांक, यानी शशांक ने उसे मार दिया था राज्यवर्धन को. देन आफ्टर हर्षवर्धन इज अपॉइंटेड एज किंग आफ्टर एल्डर ब्रदर्स डेथ, यानी कि एल्डर ब्रदर की डेथ के बाद हर्षवर्धन को थानेश्वर का किंग अपॉइंट किया गया था. अब उनकी जो बहन थी राज्यश्री वॉज imprisoned बाय देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा, यानी कि राज्यश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने अपनी कैद में बंदी बना लिया था. इसके बाद हर्षवर्धन के राजा बनने के बाद उसने अपनी बहन को भी मालवा के किंग देवगुप्त के चंगुल में से छुड़ा भी लिया था. देवगुप्त के साथ युद्ध करके उसको हराया भी था और शशांक के साथ भी उसने अपना रिवेंज ले लिया था. इतना हमने पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में. अब ये पार्ट शुरू करने से पहले इस पार्ट के अंदर जितने भी हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं उसके हिंदी मीनिंग हम समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो सबसे पहला हार्ड वर्ड है सुपरवाइज्ड. सुपरवाइज्ड का मतलब है निगरानी, यानी किसी के ऊपर नज़र रखना, किसी के ऊपर देख रेख रखना, दैट इज़ निगरानी, सुपरवाइज्ड. नेक्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है शासन प्रबंध, यानी कि किसी भी शासन को चलाने के लिए उसके ऊपर जो प्रबंध रखे जाते हैं, उसकी जो जिम्मेदारी वहीवट जो उसका चलता है उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज़ एक्सटेंसिवली. एक्सटेंसिवली का मतलब है बड़े पैमाने पर. बड़े पैमाने पर यानी बहुत ज़्यादा किसी के एरिया को कवर करना. यहाँ पे एक्सटेंसिवली का मतलब है बड़े पैमाने, मतलब बड़े लेवल पर कुछ हो रहा है. नेक्स्ट इज डिवोट. डिवोट का मतलब है समर्पित, यानी किसी के प्रति अगर हम समर्पित होते हैं तो उसको बोलते हैं डिवोट. नेक्स्ट इज डिलीगेंट. डिलीगेंट का मतलब है मेहनती, बहुत ही ज़्यादा जो मेहनत करता है किसी भी कार्य को लेके उसको डिलीगेंट बोला जाता है, यानी मेहनत. नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिटेड. प्रोहिबिटेड का मतलब है निषेध. निषेध मतलब उस कार्य को करना अलाउड नहीं है, दैट मीन्स प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट इज़ जनरसली. इसका मतलब है उदारता. उदारता यानी बड़े हृदय का होना, उसको हम बोलेंगे उदारता. नेक्स्ट इज़ ट्रेजरी. ट्रेजरी का मतलब है खजाना. जैसे आपने नाम सुना होगा शायद, ट्रेजर हंट करके गेम आती है, उसमें लोग जो है वो खजाना ढूंढते हैं. सिमिलरली उसी के ऊपर से ट्रेजरी शब्द आया है जिसका मतलब भी है खजाना. नेक्स्ट इज एम्प्टीड. एम्प्टीड का मतलब है खाली कर देना. नेक्स्ट एंड लास्ट इज एडॉर्न्ड. एडॉर्न का मतलब है विभूषित. विभूषित यानी किसी भी चीज़ को सजाना, उसका श्रृंगार करना, उसको हम बोलेंगे एडोन. तो ये सारे हार्डवर्ड्स हैं जो आज के सेशन में कहीं ना कहीं आएंगे. अब आपको उसके हिंदी मीनिंग भी पता चल गए हैं तो आपको वो समझने में आसानी होगी. नाउ हर्षवर्धन्स रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन.
यानी कि हर्षवर्धन अपने कार्यकाल में अपना वहीवट कैसे चलाता था वो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। यानी कि हर्षवर्धन जो था वो अपने एम्पायर को, अपने राज्य को खुद पर्सनली सुपरवाइज करता था, यानी उसकी खुद की निगरानी रहती थी अपने पूरे राज्य पे और राज्य के हर एक लोगों पे। उसके लिए वो राज्य के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल भी करता था, यानी खुद वो जाता था देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो हर्षवर्धन अपने राज्य को पर्सनली उसके ऊपर निगरानी रखता था और उसका वहीवट चलाने के लिए वो खुद हर एक पार्ट्स पे, डिफरेंट पार्ट्स पे क्या करता था, ट्रैवल करता था। He divided his daily routine into 3 parts, यानी वो अपने डेली रूटीन का यहाँ पे मतलब है रोज़ के कार्य, यानी हमारे जो डेली रूटीन होते हैं ना, जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं एक्सेट्रा, उसे हम डेली रूटीन बोलेंगे जो हम रोज़ करते हैं। तो हर्षवर्धन जो था उसने अपने डेली रूटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब कौन से 3 पार्ट्स थे? द फर्स्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, यानी उसके डेली रूटीन का जो 3 पार्ट थे उसमें पहला जो पार्ट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए रोक दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन करना, यानी रूल्स वगैरह देखना, रूल्स को बनाना, क्या प्रॉब्लम है वो सब आइडेंटिफाई करना, वहीवटी कार्य जिसे बोलते हैं, वो उसका फर्स्ट पार्ट था। वाइल द अदर 2 पार्ट्स वर डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी कि बाकी के जो 2 पार्ट्स थे वो उसने ऑक्यूपाइड किए थे किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी लोगों की भलाई के लिए और धार्मिक एक्टिविटीज़ के लिए उसने ये पार्ट्स ऑक्यूपाइड किए थे। नाउ हर्षवर्धन्स डेडिकेशन यानी उसके काम के ऊपर उसकी जो भावना होती है, काम करने की जो खुन्नस होती है, दैट इज़ डेडिकेशन। तो वो कैसी थी? ही वॉज diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meals, यानी वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिलीगेंट था, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ काम करने की और वो काम पूरा नहीं हुआ है तो वो यहाँ तक कि अपने मील यानी अपने फूड को भी वो भूल जाता था। मील यानी अपना लंच, अपना डिनर, कुछ भी खाना जो होता है फूड, उसको भी वो भूल जाता था। इतना वो अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर डेडिकेट था। तो ये बात थी कि हर्षवर्धन अपना काम कैसे करता था। अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन की कुछ ऐसी यादियाँ थी, कुछ उसने ऐसे कार्य किए थे जो इतिहास में आज भी याद रखे गए हैं। वो क्या थे वो हम पढ़ते हैं। हर्षवर्धन बिल्ट मैनी थिंग्स लाइक रेस्ट हाउसेस यानी विश्रांति गृह, यानी जहाँ पे लोग जाके आराम कर सके, विश्रांति गृह जिसको बोलते हैं, ऐसे रेस्ट हाउसेस हर्षवर्धन ने बनाए थे। नेक्स्ट इज वेल्स एंड स्टेप वेल्स। वेल्स यानी कुआं और स्टेप वेल्स यानी जिस कुएं के अंदर ऐसे स्टेप्स लगे हो, सीढ़ियाँ लगी हो, जिसको चढ़ के और उतर के आप कुएं के अंदर आ जा सको। जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे स्टेप्स लगे हुए हैं, ये कुआं पूरा जो है वो स्टेप से बना है, तो उसको बोलते हैं स्टेप वेल्स। तो रेस्ट हाउसेस, उसके बाद वेल्स, बहुत सारे स्टेप वेल्स, देन लेक्स यानी तड़ाव। ये जैसे यहाँ पे जामनगर में हमारे यहाँ पे है लाखोटा लेक, जो जामनगर के जामसी ने बनाया है, उसी तरह हर्षवर्धन ने भी लेक्स बहुत सारे बनाए हुए हैं। मठास एंड विहारास यानी मठ और विहार। मठ यानी ऐसे मंदिर जहाँ पे मंदिर के साथ साथ रहने की सुविधाएं भी अवेलेबल हो, और विहार यानी ये जो
जैन और बुद्धिस्ट जो होते हैं साधु, वो लोग ऑलवेज विहार करते रहते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग करते रहते हैं ऑलवेज इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो उन लोगों के लिए रहने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं विहार। तो हर्षवर्धन ने ऐसे बहुत सारे मठास और विहार्स भी बनाए। एंड ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर। स्लॉटर यानी कत्ल खाना, जहाँ पे एनिमल्स को मार दिए जाते हैं और उसकी चमड़ियों को निकाल के उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो हर्षवर्धन ने ऐसे बहुत सारे प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर बनाए थे, यानी प्रोहिबिटेड यानी उसको रोकना। तो एनिमल स्लॉटर को रोकने के लिए भी हर्षवर्धन ने बहुत सारे कार्य किए थे, ताकि एनिमल का अननेसेसरी दुरुपयोग ना हो सके। Then he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at the time. यानी कि वो बहुत सारी चीज़ें ऑलवेज डोनेट करता रहता था। डोनेट यानी किसी को दान में दे देना। यहाँ तक कि उसकी जो पूरी ट्रेजरी थी, ट्रेजरी मतलब हमने पढ़ा था हार्डवर्ड्स में, आपको यहाँ पे सोचना है कि ट्रेजरी मतलब क्या है। इसके लिए आप वीडियो यहाँ पे पोज भी कर सकते हो। चलिए, ट्रेजरी का मतलब है खजाना। यहाँ तक कि वो इतना डोनेट करता था कि उसका खजाना जो था वो भी खाली हो गया था, और उसने अपने पहने हुए जो ऑर्नामेंट्स थे यानी गहने जो थे, उसने अपने पहने हुए गहने थे वो भी लोगों को दान में दे दिए थे। तो वो इतना बड़ा दानवीर भी था। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट एडोन हिज कोर्ट, यानी संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि और राइटर थे बाणभट्ट, वो उसके दरबार का एक रत्न आभूषण माने जाते थे। हिज फेमस वर्क्स हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे, यानी जो बाणभट्ट थे उसकी दो बहुत ही बड़ी कृतियाँ हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो आज के ज़माने में भी फेमस बुक्स हैं। We come to know about many important aspects of King Harshvardhan's region from हर्षचरिता, यानी हर्षचरिता जो बाणभट्ट ने लिखी थी उसके ऊपर से हमें हर्षवर्धन के लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने को मिले हैं। King Harshvardhan himself was a writer and wrote 3 plays, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। यानी किंग हर्षवर्धन जो थे वो खुद एक बहुत ही बड़े राइटर थे जो प्लेज लिखते थे। प्लेज यानी नाटकीय जो स्टोरीज होती हैं वो नाटक लिखते थे। इसमें 3 नाटक उसके आज भी फेमस हैं, जैसे नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये 3 उसके बड़े प्लेज लिखे हैं हर्षवर्धन ने। अब इस इमेज के ज़रिए हम देखेंगे हर्षवर्धन का पूरा एम्पायर, यानी उसका पूरा राज्य। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री का मैप है, उसमें जो पिंक एरिया आप देख रहे हो, दैट ऑल पिंक एरिया इज़ कवर्ड बाय हर्षवर्धन। यानी कनौज है, पाटलिपुत्र है, कामसूत्रा एरिया जो है, वल्लभाचार्य एरिया जो है, जो आज किसी न किसी दूसरे नाम के जाने जाते हैं, वो पूरा एरिया जो है वो हर्षवर्धन के राज्य थानेश्वर से जुड़ गया था। और इस तरह से हर्षवर्धन ने अपने एक छोटे से राज्य थानेश्वर को एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर क्या कर दिया था, फैला दिया था। यानी हर किसी राज्य को जीत के उसने ये जीत हासिल की थी। तो आज के पाठ में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हर्षवर्धन जो था वो अपना शासन कार्य कैसे चलाता था। बाकी का जो है पार्ट वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।